अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स और जिसे ऑप्रोन भी कहा जाता है। आज हम लोग डिटेल में ऑप्रोन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लैक ऑप्रोन को भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले मेरी सजेशन ये है कि आप हमारी जो लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोगों ने जीन रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जीन रेगुलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, नेगेटिव जीन रेगुलेशन को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। उसके साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स को भी देखा और फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन किन लेवल्स पर होती है, यूकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन किन लेवल्स पर होती है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स और ओप्रोन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, आपको बेसिक चीज़ें समझ आएंगी तो फिर आपके लिए ये वाला आज का लेक्चर समझना ईजी हो जाएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ, वो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है ओप्रोन और फिर उसके बाद लैक ओप्रोन को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओप्रोन को। व्हाट इज ओप्रोन? प्रोकैरियोट्स में ओप्रोन एक ग्रुप ऑफ जीन्स है जिसमें मल्टीपल जीन्स आपस में मिलकर एक यूनिट बनाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, या ऐसे कह लें एक मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं। ओप्रोन के अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं या ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जो कि कोऑर्डिनेट मैनर में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और इन सब को जो कंट्रोल करने वाला होता है वो एक सिंगल प्रमोटर होता है। यानी कि एक सिंगल प्रमोटर के साथ मल्टीपल जीन्स अटैच होती हैं जो आपस में मिलकर फंक्शन करती हैं और एक किसी ना किसी एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को एज अ यूनिट रेगुलेट कर रही होती है। और प्रोन को समझते हैं ट्रेन की एग्जांपल से। देखिए ट्रेन में क्या होता है, एक इंजन होता है, उसके साथ बहुत सारे डिब्बे अटैच होते हैं। यानी कि एक इंजन पूरी की पूरी ट्रेन में जितने भी डिब्बे होते हैं उन सबको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अगर इंजन की मूवमेंट फॉरवर्ड होगी तो सारे के सारे जो डिब्बे होंगे वो क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह अगर इंजन की जो मूवमेंट है वो बैकवर्ड होगी तो सारे के सारे बैक को मूव करेंगे, यानी कि पीछे की तरफ मूव करेंगे। इंजन अगर चलेगा तो ट्रेन चलेगी, इंजन रुक जाएगा तो ट्रेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, वहीं पर खड़ी हो जाएगी। इसी तरह ओप्रोन में क्या होता है कि सारे के सारे जीन्स जो हैं वो एक सिंगल प्रमोटर के साथ अटैच होते हैं। एक सिंगल प्रमोटर जो है वो पूरी के पूरी जो जीन्स होती हैं ओप्रोन के अंदर जितनी भी मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कर रहा होता है, उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है एक सिंगल प्रमोटर। अगर प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर एक ऐसा सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के ऊपर जहां पर जिसके साथ आके आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होती है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन के साथ आके बाइंड करता है तो क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता है और ट्रांसक्रिप्शन होती रहती है। अब ये जो प्रमोटर रीजन है इसको रेगुलेट किया जाता है बाय रेगुलेटरी एलिमेंट्स या फिर रेगुलेटरी प्रोटीन बेस्ड ऑन सेल मेटाबॉलिक नीड। अगर सेल की मेटाबॉलिक जैसी नीड होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी सेल की, उसके अकॉर्डिंग ही प्रमोटर जो रीजन है उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा, उसको अलाउ किया जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होने देनी है प्रमोटर रीजन के साथ या फिर नहीं। अगर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग हो जाएगी प्रोमोटर रीजन के साथ तो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो इसीलिए ओप्रोन में क्या होता है, मल्टीपल जीन्स जो हैं वो एक सिंगल प्रमोटर के साथ अटैच होती है, जस्ट लाइक अ ट्रेन। जैसे ट्रेन में एक इंजन के साथ मल्टीपल जो डिब्बे होते हैं वो अटैच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ओप्रोन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स विच आर जनरली ट्रांसक्राइब्ड इनटू वन पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। ओप्रोन के अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक सिंगल पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब होती हैं। अब स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होती हैं इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसक्राइब इनटू वन पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए क्या होता है, देखें पहले सबसे पहले नॉर्मल केस को समझते हैं कि नॉर्मल केस में क्या होता है। जीन होते हैं, जीन एक है, उससे बनने वाला आरएनए भी एक है। जीन एक है, उससे बनने वाला आरएनए भी एक है, और आरएनए जो है वो क्या होगा, आगे से एक प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। ये नॉर्मल केस होता है। लेकिन ओप्रोन के केस में क्या होता है या फिर प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है, जीन एक है, उससे बनने वाला आरएनए भी एक है, बट उस आरएनए से बनने वाली प्रोटीन्स एक नहीं होगी बल्कि मल्टीपल प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। वो जीन जिससे मल्टीपल प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं उस टाइप की जीन हमारे पास कहलाती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन।
और उस पॉलीसिस्टोनिक जीन से जो बनने वाला mRNA होता है वो भी क्या कहलाता है, पॉलीसिस्टोनिक mRNA। और वो पॉलीसिस्टोनिक mRNA क्यों कहलाता है, क्योंकि उसके जो mRNA से, पॉलीसिस्टोनिक mRNA से जो आगे से प्रोटीन्स बनेंगे वो एक प्रोटीन नहीं होगी, बल्कि क्या होंगी, मल्टीपल प्रोटीन्स होंगी। देखें, जीन एक है, जीन से बनने वाला mRNA भी एक है, लेकिन mRNA से बनने वाली जो प्रोटीन्स हैं या जो एंजाइम्स है वो एक नहीं होंगी, वो मल्टीपल प्रोटीन्स होंगी जो कि किसी ना किसी एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रही होंगी। और ये जो केस होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है या फिर लोअर यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। वो कौन से हैं वो उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिनके अंदर ऑप्रोन प्रेजेंट होता है, जबकि हायर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर ऑप्रोन्स प्रेजेंट नहीं होते, वहां पर ना ही पॉलीसिस्टोनिक mRNA बनता है और ना ही पॉलीसिस्टोनिक जीन्स होती हैं। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, वहां पर मोनोसिस्टोनिक जीन्स होती है, उनसे बनने वाला जो mRNA होता है वो भी मोनोसिस्टोनिक ही होता है, यानी कि एक ही प्रमोटर होगा, उससे एक जीन होगी, उससे एक जीन से आगे एक mRNA बनेगा और वो जो mRNA वो आगे से एक ही तरह की प्रोटीन बनाएगा। इस तरह नहीं होगा कि मल्टीपल प्रोटीन्स बनेंगे, जैसे कि इस ऑप्रोन के केस में या प्रोकैरियोट्स के केस में हमें देखने को मिल रहा है, पॉलीसिस्टोनिक जीन्स और पॉलीसिस्टोनिक mRNA। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जीन एक है, उससे बनने वाला mRNA भी एक ही है, बट mRNA ट्रांसलेट होता है इनटू मल्टीपल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक जीन। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर या फिर कुछ कुछ ऐसे यूकैरियोट्स हैं, लोअर यूकैरियोट्स हैं, जिनके अंदर हमें देखने को मिलता है, वरना हमें यूकैरियोट्स के अंदर, मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है, एन ऑप्रोन इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक डीएनए कंपोनेंट्स। ऑप्रोन्स के अंदर 4 मेन डीएनए कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रमोटर सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटर सीक्वेंस। ऑपरेटर सीक्वेंस क्या होता है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। देखें, ऑपरेटर का वर्ड निकला है ऑपरेशन से, इसने क्या करना है, इसने ऑपरेशन करना है। किस चीज का ऑपरेशन करना है, पहले मैं आपको बताती हूँ ऑपरेटर प्रेजेंट कहाँ होता है। बिटवीन प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर रीजन इज प्रेजेंट। प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के अंदर क्या है, ऑपरेटर प्रेजेंट होता है, जहां पर कोई भी रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो आके बाइंड करती है। रिप्रेसर प्रोटीन कोई भी हो सकती है, रिप्रेसर प्रोटीन नहीं, रेगुलेटरी प्रोटीन कह सकते हैं, ठीक है, वहां पर आके बाइंड करती है। ऑन डीएनए बिटवीन प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, या फिर वो जीन जिसमें ट्रांसक्राइब्ड होना है, इन दोनों के दरमियान में एक रीजन प्रेजेंट होता है या एक ऐसी साइट प्रेजेंट होती है जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है, और ये साइट ही स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर mRNA के सिंथेसिस को कंट्रोल करती है। ये जो साइट है, यही साइट जो है वो स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर mRNA के सिंथेसिस को कंट्रोल करती है, और ऑपरेटर रीजन ही डिसाइड करता है, इसके साथ जो आके रेगुलेटरी एलिमेंट्स बाइंड करते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज ने प्रोमोटर के साथ बाइंड होना है या फिर नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स जो कि रेगुलेट करती हैं, इन्हीं के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आगे से डिसाइड करते हैं कि आगे किसी भी जीन ने ट्रांसक्राइब होना है या नहीं होना। रेगुलेटरी जीन्स जो है वो दो तरह के एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करती है। एक होती है रिप्रेसर प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि रिप्रेस कर देती है किसी भी जीन के रेगुलेशन को, या फिर होती है एक्टिवेटर जो किसी भी जीन के एक्टिवेशन को या उसके ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेंगे, इंड्यूस करवाएंगी या फिर एक्टिवेट कर देंगे। लास्ट वन है स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होता है, वो खास तरह की जीन्स होती हैं या वो मेन जीन्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व या किसी मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करने वाली प्रोटीन या एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यही जीन जो होती हैं वो डिसाइड कर रही होती है कि किस टाइप का हम लोगों ने एंजाइम को सिंथेसाइज करवाना है, किस टाइप की प्रोटीन को बनाना है। वो जो जीन्स होती है वो कहलाती है हमारे पास स्ट्रक्चरल। कॉमनली ऑप्रोन्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया फर्स्ट में भी ऑप्रोन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ कुछ यूकैरियोट्स जैसे कि सी एलिगेंस और फ्रूट फ्लाई, इनमें भी ऑप्रोन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें कि ऑप्रोन्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं लैक ऑप्रोन। देखिए, ये जो वर्ड है लैक, LAC, लैक ऑप्रोन,
ये इनके मेटाबॉलिक पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसको ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे LAC का वर्ड आया लैक्टोज से, तो ये लैक्टोज शुगर की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व जो होती हैं जीन्स, उसी से इनको नाम मिला है लैकोप्रोन, LAC ओप्रोन। फिर आ जाता है TRP ओप्रोन, ट्रिप्टोफान ओप्रोन। ये एक अमाइनो एसिड है जिसके मेटाबॉलिज्म के अंदर जिसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको नाम मिल गया। फिर आ जाता है एराओप्रोन, ये रिप्रेजेंट करता है एराबिनोस शुगर को। उसके अलावा HIC ओप्रोन जो कि हिस्टाडीन से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है VAL ओप्रोन जो कि वैलिन अमाइनो एसिड से रिलेटेड। सबसे पहले ओप्रोन का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट था जिसे ओप्रोन कहा जाता है, ये दो साइंटिस्ट ने दिया था। एक था फ्रेडकोइस चेकोव जो कि जेनेटिक्स थे, और दूसरे थे जैकोई मोनोड जो कि एक बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने 1961 के अंदर ये ओप्रोन को डिस्कवर किया था इन इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया, उसके अंदर इन्होंने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था। फिर इन्हें इन्हीं के काम की बेस पर, यानी कि ओप्रोन की डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन के अंदर इन 1965 में। ये हैं दो साइंटिस्ट, जैकोब और मोनार्ड। अब डिस्कस करते हैं लैक ओप्रोन को। लैक ओप्रोन, देखें ओप्रोन को हमने समझ लिया। ओप्रोन क्या होता है? लैक। लैक क्या होता है? लैक का वर्ड आया है लैक्टोज से। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक शुगर है, एक डाइसैकेराइड शुगर है, और ये कॉमनली कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है, और ये ज्यादातर मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। डाइसैकेराइड है तो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनी होती है, इसी वजह से इसे कहा जाता है डाइसैकेराइड शुगर। अब होता ये है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंड्यूसिबल ओप्रोन सिस्टम, कि लैक ओप्रोन जो है वो एक इंड्यूसिबल ओप्रोन सिस्टम है। इंड्यूसिबल ओप्रोन सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसको इंड्यूस करवाया जाता है। ये नॉर्मली जो है, हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि दो तरह की जीन्स होती हैं, एक होती है हाउसकीपिंग जीन्स और एक होती है रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, अगर वो वीडियो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा, वो प्रेजेंट है, वहां पर जाके देखें। वो देखेंगे तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब लैकोप्रोन जो है इंड्यूसिबल ओप्रोन सिस्टम है। नॉर्मली ये वर्क नहीं कर रहा होता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो इसको इंड्यूस करवाया जाता है। ये जो जीन्स होती हैं ये हर वक्त एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन जैसे ही इनकी जरूरत पड़ती है तो तब क्या हो जाता है, इन्हें एक्टिवेट करवा दिया जाता है, और जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो इन्हें फिर से दोबारा डीएक्टिवेट करवा दिया जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है इंड्यूसिबल ओप्रोन सिस्टम। एक ऐसा ओप्रोन सिस्टम, एक ऐसी जीन्स का सिस्टम जो कि नॉर्मली फंक्शन नहीं करी, काम नहीं करी, लेकिन जरूरत पड़ने पर, वक्त आने पर इन्हें इंड्यूस करवाया जाता है, इन्हें एक्टिवेट करवा दिया जाता है। अब क्यों एक्टिवेट करवाया जाता है? देखें, प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लेते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ज्यादातर लैक ओप्रोन जो है वो आपको देखने को मिलेगा इकोलाई के अंदर। इकोलाई, इन इकोलाई ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज रिक्वायर्स 3 एंजाइम्स। इस चीज को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले लैक ओप्रोन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया? इकोलाई के अंदर आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। अब इकोलाई की सोर्स ऑफ फूड क्या है? वो एनर्जी कहाँ से लेता है? उसके जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो तब लैकोप्रोन की जरूरत नहीं होगी। ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसने क्या करना है? ग्लाइकोलाइसिस करनी है। ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद उसने क्या करना है? अपनी एनर्जी जो है, एटीपी जो है, उसको ले लेना है। इसके जरिए उसने क्या करना है? अपनी एटीपी को बना लेना है। लेकिन जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, तो तब उसने क्या करना है? तब बैक्टीरिया ने, इकोलाई ने दूसरा खाना अपना खाना है। और दूसरी डिश कौन सी होती है जब नहीं प्रेजेंट होता? देखिए हमारे घरों में क्या होता है, हमारी नॉर्मल जो खाना होता है वो होता है रोटी। ठीक है, गंदुम वगैरह खा रहे होते रोटी होती है। लेकिन जैसे ही गंदुम नहीं होती या आटा नहीं होता, रोटी नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? हो जाता है दूसरा ऑप्शन चावल। इसी तरह जो बैक्टीरिया है इसके पास फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि इसने क्या खाना है? ग्लूकोज खाना है। लेकिन अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, तब इसने कहाँ जाना है? इसके पास दूसरा खाना होता है, वो होता है लैक्टोज। अब लैक्टोज जो है वो लैक्टोज को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता। डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता। अब इसने क्या करना है? लैक्टोज की ब्रेक डाउन करनी है। लैक्टोज की ब्रेक डाउन करनी है। अब लैक्टोज को जो ब्रेक डाउन करने वाले इंजाइम्स होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं वो नहीं बन रहे होते। क्यों नहीं बन रहे होते? क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं होती। हमने हमारी लास्ट लेक्चर के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों ज़रूरत नहीं होती, क्यों हर वक्त हर जीन्स जो होती हैं वो अपना प्रोडक्ट नहीं बना रही होती, क्यों हर जीन्स जो है वो अपने
हर तरह के एंजाइम्स को नहीं बना रही होती, तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस सिर्फ एक होता है, वो होता है एनर्जी को सेव करना, अपनी एटीपी की जो करेंसी है, एटीपी जो करेंसी है सेल की, उसको सेव करना। ठीक है, अब जब ये लैक मेटाबॉलिज्म की जरूरत ही नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो उस वक्त क्या होगा? जो इकोलाई के अंदर लैक ऑपरोन है वो ऑपरेट नहीं करेगा, वो अपने एंजाइम्स को नहीं बनाएगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही होगी, वो क्या होंगे? डीएक्टिवेट फॉर्म में होंगे। लेकिन जैसे ही लैक्टोज ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी है, लैक्टोज मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, तो अब उसने क्या करना है कि इसको लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम बनाने शुरू कर देने, इसीलिए इसको कहा जाता है इंड्यूसिबल ऑपरॉन सिस्टम। अब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए 3 मेन एंजाइम्स की जरूरत होती है। वो कौन कौन से होते हैं? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, दूसरा होता है परमीएज, और तीसरा होता है ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये तीनों के तीनों जो एंजाइम होते हैं, इन्हें सिंथेसाइज करवाया जाता है इन अ कोऑर्डिनेट मैनर में, ताकि एक फंक्शनल यूनिट बाय अ फंक्शनल यूनिट, these enzymes are synthesized together in a coordinate manner by a functional unit of DNA। डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में मिलकर एक कोऑर्डिनेट मैनर में, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आपस में सब मिलकर इनको सिंथेसाइज करवाते हैं, ताकि क्या हो सके? लैक्टोज की ब्रेक डाउन की जा सके। Deficiency of glucose and presence of lactose stimulates the production of required enzyme, so it is called inducible operon system। मैंने जैसे आपको पहले बताया, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, लैक्टोज प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा कि जल्दी से इन एंजाइम्स की जो सिंथेसिस है उसको स्टार्ट करवा दिया जाए। वो जो सिंथेसिस करने वाली जीन्स है उन्हें स्टिमुलेट कर दिया जाए, उन्हें एक्टिवेट कर दिया जाए, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इंड्यूसिबल ऑपरॉन। क्लियर? आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये किस तरह से करते हैं, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि लैक ऑपरॉन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं। लैक ऑपरॉन के अंदर भी वही कंपोनेंट आते हैं जो कि हम लोगों ने ऑपरॉन के अंदर डिस्कस किए थे। सबसे पहले आता है रेगुलेटरी जीन, फिर प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन और स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी जीन का वर्ड ही उसके फंक्शन को बता रहा है, इसने क्या करना है? इसने रेगुलेट करना है। और लैक ऑपरॉन के केस में रेगुलेटरी जीन कौन सी होती है? वो होती है लैक आई। हेयर आई स्टैंड फॉर इनहिबिटरी, याद रखिएगा, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी जीन। अब क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि मैंने पहले बोला था कि लैक ऑपरॉन जो है वो इंड्यूसिबल जीन है, तो हम लोग यहाँ पर इंड्यूसिबल का वर्ड क्यों नहीं यूज़ करें? यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, मुझे भी हो जाती थी कि हम लोग समझते हैं आई स्टैंड्स फॉर इंड्यूसिबल। नहीं, यहाँ पर इंड्यूसिबल जीन नहीं है, इंड्यूसिबल वर्ड यूज़ नहीं होगा, क्या होगा? इनहिबिटरी वर्ड यूज़ होगा। तो अगर हम लोग पूरे के पूरे सीक्वेंस को देखें तो क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है हमारे पास लैक आई जीन। लैक आई इसको बोला जाता है क्योंकि लैक ऑपरॉन के अंदर यूज़ हो रही है, वैसे आई जीन होती है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन के बाद ऑपरेटर रीजन, ऑपरेटर रीजन के बाद आ जाता है लैक सी, लैक वाई, लैक ए। यानी कि प्रमोटर से लेकर ए तक यहाँ पर एक ही जीन है। मैंने आपको बताया था ना कि प्रमोटर जो है वो एक इंजन है, उसके साथ क्या है? बहुत सारे डिब्बे अटैच हैं ट्रेन की तरह। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपने इसको कैसे याद रखना है, सीक्वेंस को कैसे याद रखना है? आपने याद रखना है इस्लामाबाद पोस्ट ऑफिस ज़िया, इस्लामाबाद पोस्ट ऑफिस ज़िया। इस्लामाबाद किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई जीन को। पोस्ट का पी रिप्रेजेंट करता है प्रमोटर को, ऑफिस के ओ से आपने याद रखना है ऑपरेटर को, और ज़िया के ZYA से आपने याद रखना है ZYA जीन को। अब इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आएगा इन सब के अंदर। रेगुलेटरी जीन आई, इट प्रोड्यूस अ प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन और इनहिबिटरी प्रोटीन। ये रेगुलेटरी जीन क्या होता है? ये एक तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसको कहा जाता है प्रोटीन, और वो कौन सी प्रोटीन कहलाती है? इनहिबिटरी प्रोटीन या फिर रिप्रेसर प्रोटीन। इसको क्यों रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटरी प्रोटीन कहा जाता है? क्योंकि इसी लैक आई का जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है? जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा, और फिर जो होगा इनकी बाइंडिंग ही डिसाइड करेगी कि आगे से ये जो लैक ऑपरॉन है इसने इसके जीन ने ट्रांसक्राइब होना है या नहीं होना, किस तरह से, इस सब को हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि ये क्या करता है, रेगुलेटरी जीन आई जीन क्या करता है? ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। वो प्रोटीन कौन सी होती है? वो या तो इनहिबिटरी प्रोटीन कहलाती है या फिर रिप्रेसर प्रोटीन कहलाती है। इट इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम
फ्रॉम द आई जीन, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हर वक्त आई जीन से सिंथेसाइज हो रही होती है, हर टाइम पर आई जीन एक्टिव है, तो इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन विच इज़ फंक्शनल ऑलवेज, हर वक्त काम करती रहती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्यों कहलाती है, इसको हम लोग हमारी लास्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वाला लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। उसके बाद आ जाता है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन वही डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है डीएनए के ऊपर, जहाँ पर आके आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करना होता है, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर रीजन के साथ बाइंडिंग होती है तो उससे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर आ जाता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन का वर्ड कहाँ से आया, ऑपरेशन से आया। इससे क्या करना है, ये ऑपरेट करता है यानी कि रेगुलेट करता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, ये प्रोमोटर रीजन और स्ट्रक्चरल जीन, ये वाली स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये जो ग्रे हिस्सा है ना, ग्रे वाला पार्ट, ये है स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर रीजन हमेशा प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के दरमियान में प्रेजेंट होता है। साइट ऑन अ डीएनए वेयर द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन बाइंड। अब यही वो जगह है जहाँ पर ये जो रेगुलेटरी जीन है यानी कि आई जीन है, लैक आई जीन है, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट कौन सा होता है, इसकी प्रोडक्ट होता है इनहिबिटरी प्रोटीन। ये जो लैक आई, ये जो जीन आई है, ये प्रोटीन बनाती है इनहिबिटरी प्रोटीन, वो क्या करती है, ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर जाती है। अगर तो बाइंड कर जाएगी तो उससे क्या होगा, जो आगे से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, लेकिन अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, इट्स मीन कि ये वाला रीजन जो है वो फ्री है, तो आगे से क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। इट अलाउज द फंक्शनिंग ऑफ अप्रॉन व्हेन इट इज़ नॉट कवर्ड बाय द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटरी जीन। वही बात कह रहा है कि जब यहाँ पर कोई भी प्रोटीन बाइंड नहीं करती जो कि रेगुलेटरी जीन ने प्रोड्यूस की है, तो ये क्या करती है, ये अलाउ करती है कि ऑपरॉन जो है अपना फंक्शन स्टार्ट कर दे। ठीक है, आगे आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन्स वो होती हैं जिन्होंने एक ख़ास तरह के प्रोटीन्स या उसको एंजाइम्स को बनाना होता है जो कि लैक ऑपरॉन के अंदर, लैक मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लैक मेटाबॉलिज्म के अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, देखिए यहाँ पर लैक्टोज यूज़ हो रहा है, लैक्टोज से वर्ड आया है लैक का, तो यहाँ पर वो एंजाइम्स यूज़ होंगे, वो एंजाइम्स के सिंथेसिस करना ज़रूरी है जो कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होंगे। और इसके अंदर स्ट्रक्चर जीन्स के अंदर कौन कौन सी जीन्स आ जाती हैं, लैक सी, लैक वाई, लैक ए। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैक सी को, यानी कि जी जीन को। ये क्या करता है, ये कोड करता है कि एंजाइम को, डेट इज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। हमें कैसे पता चला ये एंजाइम है, देखिए इसके लास्ट में आ रहा है ASE। जहां पर भी जिस भी वर्ड के लास्ट में ASE आता है, इट्स मीन कि वो क्या है, एंजाइम है। तो ये एक एंजाइम को कोड करता है, वो कौन सा है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करता है। हाइड्रोलाइसिस का वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो ब्रेक डाउन जो कि वाटर की प्रेजेंस में होता ही है, उसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करता है किसकी, डाइसैकेराइड लैक्टोज की इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट। और अब इसके मोनोमेरिक यूनिट कौन से हैं, वो होते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज की ब्रेक डाउन कर देता है इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। सिर्फ यही काम नहीं करता, इसके अलावा ये क्या करता है, ये एक और काम भी करता है, वो ये करता है कि लैक्टोज की आइसोमराइजेशन करवा देता है इनटू एलोलैक्टोज। यानी कि आइसोमराइजेशन का मतलब ये है कि लैक्टोज को एलोलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आ जाती है लैक वाई। वाई जीन क्या करते हैं, ये एक और एंजाइम को कोड करती है, डेट इज परमीएज। अब परमीएज का क्या काम होता है, ये परमीएज जो है ये एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, यानी कि ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है जो कि साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है मीडियम में जो भी लैक्टोज प्रेजेंट है उसको सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने में ये हेल्प करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैंने वर्ड यूज किया है मीडियम का, कि मीडियम कौन सा है। यहाँ पर दो तरह के मीडियम हो सकते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम भी हो सकता है। आर्टिफिशियल मीडियम कौन सा हो सकता है, जैसे कि अगर लैब वगैरह के अंदर कल्चरिंग करवाई जा रही है, इसको इकोलाई को ग्रो करवाया जा सकता है, तो वो है हमारे पास आर्टिफिशियल मीडियम। उसमें जो भी कल्चर मीडियम है उसके अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट होगा उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो, उसकी ट्रांसपोर्ट में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है परमीएज एंजाइम। उसके अलावा नेचुरल मीडियम भी हो सकता है, यानी कि कोई लिविंग सेल भी हो सकता है, लिविंग मीडियम भी हो सकता है। अब लिविंग मीडियम में किसकी एग्जांपल लेंगे, देखें ये इकोलाई है, ये मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मैमल्स की गट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मैमल्स की गट के अंदर
ये जो मिल्क शुगर है लैक्टोज, ये भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो ये भी एक नेचुरल मीडियम जो है, लिविंग मीडियम, उसकी एग्जांपल आपके पास है किसकी, मैमल्स की गट की। तो ये जो परमेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये हेल्प करवाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल। फिर नेक्स्ट आ जाता है लैक ए। ये जो ए जीन है ये कोड करती है, ये भी एक और एंजाइम को करती है, डेट इज ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज है, ये क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है एसिटाइल ग्रुप को, एसिटाइल को ए से बीटा ग्लाइकोसाइड की तरफ। ये इसका काम होता है ट्रांसफर करना एसिटाइल ग्रुप को, एसिटाइल को ए एंजाइम से बीटा ग्लाइकोसाइड पर इसको ट्रांसपोर्ट कर देना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लैक ऑपरॉन के पूरे मैकेनिज्म को, कि किस तरह से एक्चुअल में लैक ऑपरॉन काम करता है। यहाँ पर हम लोग दो कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास कंडीशन है व्हेन ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट। जब ग्लूकोज और लैक्टोज जो है वो इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो तब क्या होता है, वो होती है नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन। दूसरी कंडीशन है व्हेन ग्लूकोज इज डेफिशिएंट एंड मोर लैक्टोज इज प्रेजेंट। जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्लूकोज जो है वो खत्म हो गया और तब लैक्टोज हमारे पास प्रेजेंट है, तो उस वक्त क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन होता है लैकोप्रोन का। किस तरह से होता है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो तब इकोलाई क्या करेगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, वो ग्लूकोज को यूज करेगा, ग्लाइकोलाइसिस के जरिए ग्लूकोज को यूटिलाइज करके एटीपी की सिंथेसिस करेगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है, वो लैक्टोज की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है। बैक्टीरिया स्मार्ट है, वो अपने फजूल में पैसे को जाया नहीं करेगा, यानी कि एटीपी को खर्च नहीं करेगा और ये जो जीन्स है ZYA और इनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जब ग्लूकोज जो है वो एनर्जी के लिए प्रेजेंट है, तो तब क्या होगा, तब केस क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यहाँ पर इंड्यूसर कौन है, यहाँ पर इंड्यूसर है लैक्टोज। लैक्टोज प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या वर्ड यूज करें, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि हमने इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दे कि लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। उस केस में क्या होगा, ये जो जीन है आई जीन, कैसे याद रखना है, आपने याद रखना है इस्लामाबाद पोस्ट ऑफिस दिया से सबसे पहले आ जाती है आई जीन। ठीक है, आई जीन का भी एक अपना प्रमोटर है, हर जीन का एक प्रमोटर होता है, उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, तो आगे से क्या हो जाती है, आई जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। आई जीन है, आई जीन का काम है रिप्रेसर एमआरएनए को बनाना। रिप्रेसर एमआरएनए ने आगे क्या करना है, एक रिप्रेसर प्रोटीन को बना, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके बाइंड करेगी किसके साथ, ऑपरेटर रीजन के साथ। ये जो ऑपरेटर रीजन है, अब जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। किसके लिए ब्लॉक हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशंस होते हैं, या एक कंडीशन ये होती है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है वो इस मैनर में ऑपरेटर के साथ जाके अटैच होती है कि वो प्रोमोटर रीजन का भी कुछ हिस्सा अपने साथ ले लेती है, यानी कि कुछ हिस्सा प्रोमोटर रीजन के ऊपर भी बाइंड हो जाती है, जिससे पूरी तरह आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं हो पाती प्रोमोटर रीजन के साथ। जब बाइंडिंग नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगी। और दूसरी ये होती है कि यहाँ पर हर्डल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ आके बाइंड हो गई है, आगे से आरएनए पॉलीमरेज को रास्ता ही नहीं मिल रहा कि वो आगे को मूव करे और जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करे ZYA की। तो इस तरह से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो स्विच ऑफ रहता है, यहाँ पर आगे उनकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो पाती। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा नहीं तो फिर इनकी क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तो इसी वजह से कहा जाता है इसको नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन। नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन क्यों टर्म यूज करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने हमारी लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था नेगेटिव रेगुलेशन को बहुत डिटेल में, कि नेगेटिव तब वर्ड यूज होता है जब प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होने से उसको रोका जाता है, तब ये वर्ड यूज होता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होने से रोका जा रहा है, यहाँ पर प्रिवेंट किया जा रहा है, उसको ट्रांसक्रिप्शन को रोका जा रहा है, इसी वजह से वर्ड यूज हो रहा है नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन। अब इस पूरे का समझ लेते हैं। देखिए, रिप्रेसर प्रोटीन है, जैसे ही ये ऑपरेटर जीन के साथ जाके बाइंड करती है तो क्या हो जाता है, मैकेनिज्म स्विच ऑफ हो जाता है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, व्हेन ग्लूकोज इज डेफिशिएंट एंड मोर लैक्टोज इज प्रेजेंट। जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है
और लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है, तो उस वक्त क्या करना है, जाहिर बात है ग्लूकोज नहीं है, इकोलाई भूखा है, उसको खाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा और अपनी जो भूख है उसको खत्म करेगा। किस तरह से करेगा, वो डायरेक्टली लैक्टोज को यूज नहीं कर सकता, तो अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पर वही सीक्वेंस है इस्लामाबाद पोस्ट ऑफिस जिया का। आई जीन जो है वो हमारे पास एक हाउस कीपिंग कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, उसने क्या करना है, लगातार अपना काम करते रहना है, बेचारी ने मजदूर है, उसने काम करते रहना है, तो उसने क्या करना है, रिप्रेसर एमआरएनए को बनाना है। रिप्रेसर एमआरएनए ने आगे किसको बनाना है, प्रोटीन को बनाना है, किसको, रिप्रेसर प्रोटीन या फिर इनहिबिटरी प्रोटीन। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये केस है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर प्रेजेंट, और इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर है हमारे पास लैक्टोज। सेल को फौरन से सिग्नल मिल जाते हैं जीन्स को कि लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है, तो हमने क्या करना है, हमने इस रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग नहीं होने देनी, किसके साथ, ऑपरेटर रीजन के साथ। तो यहाँ पर जैसे ही इंड्यूसर होता है, यहाँ पर ये देखिए निशान बना हुआ है, इंड्यूसर है, तो इसने क्या कर दिया, रोक दिया रिप्रेसर प्रोटीन को कि वो क्या करे, ऑपरेटर रीजन के साथ जाके बाइंड ना करे। जब वो ऑपरेटर रीजन के साथ जाके बाइंड ही नहीं करेगा, तो रास्ता क्या है, बिल्कुल क्लियर है। उसके साथ ही क्या हो जाता है, प्रमोटर रीजन के ऊपर आके जो पी है यहाँ पर आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी, उसके साथ ही क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से बनेगा एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए की आगे से ट्रांसलेशन होगी, यानी कि प्रोटीन बनेगी। कौन कौन सी प्रोटीन्स बनेंगी, 3 तरह के एंजाइम्स बनेंगे, एक बनेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, इनके फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने क्या करना है, दूसरा बनेगा परमीयज और तीसरा बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रोन। पॉजिटिव रेगुलेशन क्यों, क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है, ये इंड्यूस करवा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन हो ये ओप्रोन रीजन की, ठीक है, इसी वजह से इसके लिए टर्म यूज होती है पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रोन। इंड्यूसर लैक्टोज, यहाँ पर इंड्यूसर है, लैक्टोज प्रेजेंट है, प्लस रिप्रेसर, यानी कि इंड्यूसर जो है वो रिप्रेसर को रोक देता है कि वो बाइंडिंग ना हो प्रमोटर रीजन के साथ, तो क्या हो जाती है, जो स्विच ऑन हो जाता है मैकेनिज्म और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह से जब फिर वो लैक्टोज है, ये बनने वाले एंजाइम वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे लैक्टोज की, और इस तरह से उसको यूटिलाइज कर लेंगे। एंड दिस इज द होल स्टोरी ऑफ लैकोप्रोन। अगर आपके लिए लेक्चर यूजफुल है तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज।